हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन पॉलिटी के 10 एमसीक्यूज इन 10 मिनट्स सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आज से अगेन इंडियन पॉलिटी की 10 क्वेश्चंस की एक और वीडियो। तो चलिए पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द रिपब्लिक करेक्टर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ये यूजीसी के दिसंबर 2010 में पूछा गया था। थोड़ा पुराना है लेकिन देखिए आइडिया एक जरूर हो जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, और तोड़ मरोड़ के पूछे तो यही सब कुछ जाते हैं। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडियन डेमोक्रेसी की रिपब्लिक करेक्टर को शो करता है कि इंडियन जो डेमोक्रेसी है हमारी वो रिपब्लिक है, यानी कि गणतंत्र है, लोगों की चलती है, लोगों के द्वारा चुनी जाती है। तो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इसलिए जी नहीं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या पता लगेगा कि ये रिपब्लिक है। नो स्टेट रिलीजन है कि कोई स्टेट का एक स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है इसमें, जी नहीं। डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कि यहाँ पर पावर को लोकल जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पर डिवोल्यूट किया जाता है, यानी कि पावर उनको दे दी जाती है। तो ऐसा भी नहीं है। देखिए रिपब्लिक का सबसे मेन क्या होता है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड पार्लियामेंट, कि प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाए। यही तो गणतंत्र होता है। गण मतलब लोग, तंत्र मतलब लोगों का शासन, तो यानी कि रिपब्लिक। तो ये है इसका आंसर। तो आप पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं एक बार। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज नॉट द फीचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, कि इंडियन डेमोक्रेसी का कौन सा फीचर नहीं है। तो इंडिया हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड, कि इंडिया का वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट वोटर है इंडिया में। तो हमें पूछा नहीं है, ऐसा है कि नहीं है जी, ऐसा नहीं है। इन इंडिया द इलेक्शन कमीशन इज नॉट एन इंडिपेंडेंट बॉडी, इंडिया में इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है बिल्कुल है इंडियन इंडिपेंडेंट बॉडी। तो यानी कि इसका आंसर भी सही है। इन इंडिया द लॉसिंग पार्टीज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द इलेक्टोरल वर्डिक्ट, इंडिया में जो हार जाती है ना पार्टी, वो इलेक्टोरल वर्डिक्ट को रिफ्यूज कर देती है, मना कर देती है वो इलेक्टोरल फैसले को। तो ये भी बिल्कुल गलत बात है, यानी कि ये भी सही है क्योंकि इसने हमसे नॉट पूछा है। इन इंडिया एवरीवन हैज़ द वोटिंग राइट एबव द एज ऑफ 21, इंडिया में 21 साल से ऊपर के पर्सन को वोटिंग राइट्स है, जी नहीं 18 साल से ऊपर के पर्सन को वोटिंग राइट्स है। तो नॉट के हिसाब से ये चारों ही क्वेश्चन गलत हैं। तो यानी कि सही कौन है, ये चारों ही क्वेश्चन सही है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी। अगर आपको लग रहा हो कि मैम ये 34 से कहाँ से स्टार्ट कर दी, तो मैं इससे प्रीवियस वीडियो में 32 तक करा चुकी हूँ। तो 33 और 34 से आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए बेशक ये 10 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस है, लेकिन 2 या 4 एमसीक्यूज भी आगे पीछे इसमें हो सकते हैं। मेरा मकसद ये है कि मैं 10 मिनट्स के अराउंड आपको इन्हें करा दूँ ताकि डेली बेसिस पर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस और रिवीजन हो जाए। इसके बाद इंडिया क्या है, एक सोशलिस्ट, सोवरेन या सेक्युलर या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्या है इंडिया, ये आपको सीक्वेंस में लगानी है प्रियम्बल के अकॉर्डिंग। तो प्रियम्बल दिया हुआ होता है, तो प्रियम्बल लिखा होता है ना उसमें, तो सबसे पहले कौन सा आता है इसमें वर्ड, तो सबसे आता है इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री, सोवरेन स्टेट। तो ठीक है, सोवरेन के बाद क्या आता है, सोशलिस्ट, और इसके बाद क्या आता है आपका, आता है सिक्युलर, और लास्ट में आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, आंसर नंबर ए। ठीक है, ये आंसर आपका बन जाएगा। इसके बाद राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ पॉल्यूशन फ्री वाटर एज इंटरप्रेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार फॉल्स अंडर, एक सुप्रीम कोर्ट में ना एक केस आया था कि पॉल्यूशन फ्री वाटर को अगर एंजॉय करना है तो ये राइट होना चाहिए। ये किसके, सुप्रीम कोर्ट, और सुभाष कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में ये केस चलाया था। ये स्टेट ऑफ बिहार, सुभाष कुमार ने स्टेट ऑफ बिहार के लिए ये केस चलाया था। तो ये कौन से राइट में आएगा, ये आएगा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लाइफ में ही तो आएगा, वाटर पीना, वाटर किसी को चाहिए। तो ठीक है, ये आएगा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। इसके बाद है इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन सोशल रियल्म इज फाउंड अंडर, जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक प्रेजेंस है, यानी कि इकोनॉमी के रूप से गवर्नमेंट जो प्रेजेंट रहती है सोशल रियल्म, वो किस में फाउंड होती है, कि हाँ जो गवर्नमेंट है उसकी इकोनॉमिक प्रेजेंस है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में होती है, डीपीएसपीज में होती है। और ये आयरलैंड से लिए गए थे डीपीएसपी, और ये गांधीज में भी होते हैं, सोशल जस्टिस के रूप में भी बात करते हैं और इकोनॉमिक वेलफेयर के रूप में भी बात करते हैं। तो ये डीपीएसपी में दिए गए हैं। इसके बाद इंडिया के पास क्या है, बेसिक डेमोक्रेसी है,
गाइडेड डेमोक्रेसी है इंडिया की, कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है, लिबरल डेमोक्रेसी है। तो इंडिया की लिबरल डेमोक्रेसी है, क्योंकि इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं और साथ के साथ सेपरेशन ऑफ पावर होती है। तीनों ही फेडरल स्ट्रक्चर होता है ना आपका, तीनों ही, चाहे जुडिशल हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे आपका लेजिस्लेटिव हो। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम, 1 सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। इंडियन फेडरलिज्म का कौन सा फीचर है, नहीं है इसमें, तो नोट के ऊपर ध्यान रखेंगे, नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट्स ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाता है। हाँ देखो, सेंटर को तो स्ट्रॉन्ग बना के चल रहा है, तो ये तो सही है, ये तो नहीं है इसका आंसर। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए सिंगल जुडिशरी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंगल जुडिशरी प्रोवाइड करता है, ये भी सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए कॉमन ऑल इंडिया सर्विसेज, कॉमन ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ये भी सही है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट्स इन द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि जो पार्लियामेंट का अपर हाउस होता है उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन देता है जितने भी स्टेट्स हैं। तो ऐसा नहीं है, देखिए, अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको उसके अकॉर्डिंग सीट दी जाती है, किसी स्टेट की पॉपुलेशन कम है तो उसको उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर, जैसे उत्तर प्रदेश में देख सकते हो आप, सबसे ज़्यादा हैं सीटें राज्यसभा में, लेकिन अगर आप देखें त्रिपुरा में, हरियाणा में, तो यहाँ पर कम है। तो ये आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी, क्योंकि इसने हमसे नहीं पूछा है। इसके बाद इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फेडरल सिस्टम के बारे में, इंडिया के बारे में ट्रू है, कि इंडिया एक फेडरल सिस्टम है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल 3-fold पावर ही प्रोवाइड करती है यूनियन के बीच में और स्टेट के बीच में, और फिर साथ में कॉन्करेंट भी होते हैं इसमें, जो यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं। इसमें बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट ऑन रेजुडेरी सब्जेक्ट, कि जो यूनियन है और स्टेट गवर्नमेंट है वो रेजुडेरी सब्जेक्ट्स जितने भी होते हैं उनको लेजिस्लेट करती है। तो ये भी आंसर आपका, ये आंसर आपका सही नहीं है। इसके बाद ये सही नहीं है, ये वाला सही है। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। पार्लियामेंट ना खुद नहीं कर सकती यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की पावर चेंज, उसको ना कॉन्स्टिट्यूशन को देखना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। हाई कोर्ट हैव नो रोल इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। हाई कोर्ट का कोई रोल नहीं होता किसमें, डिस्प्यूट जो भी होते हैं यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर को लेकर। बिल्कुल ये सही बात है, इस सुप्रीम कोर्ट के पास होता है ये रोल, सुप्रीम कोर्ट फैसले लेती है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी। और आप ये मत सोचना कि इनमें से देखकर मैं आपको बता रही हूँ, ये हम नॉर्मली डिस्कस कर रहे हैं और जब हमारा सही हो जाता है या हम एक आइडिया लेने के लिए इनमें से देख सकते हैं, इसलिए ये बुक काफ़ी फायदेमंद है। इसमें से कौन सा जो फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स है दैट इंक्लूड्स द राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन की बात कौन करता है बताइए, ये बहुत सिंपल है। राइट टू एजुकेशन की बात करेगा राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल नंबर 21A में राइट टू एजुकेशन दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान भी दिया गया है, ये हम पढ़ सकते हैं DPSPs में। तो 86 अमेंडमेंट में राइट टू एजुकेशन इंसर्ट किया गया ए डाल के, 21 में ए को इंसर्ट करके सब क्लॉज को। ठीक है, तो 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको फंडामेंटल राइट्स है कि उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो, IAS प्रीलिम 2020 में दिया गया ये क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये इसके बेसिक स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करता है कि ये फेडरल है, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी? जी बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है केशव नंदा भारती केस वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला लिया गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ा नहीं जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत आंसर है आपका। लगता देखो पढ़ने में सही है लेकिन ये गलत है। इसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू to safeguard the citizens' liberty and to preserve the ideals on which the constitution is based। कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड करती है ताकि सिटीजन को लिबर्टी को सेफगार्ड किया जा सके और उनके आइडियल्स को प्रिजर्व किया जा सके। तो बिल्कुल ऐसा सही है। आर्टिकल नंबर 13 ये बात करता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट से डील करेगा और इसमें मैंशनड नहीं है वैसे ये।
तो ये जनरल साइंस में ही है, तो इसके बाद आप ये पूरा बॉक्स पढ़ सकते हैं और आंसर नंबर क्या निकल जाता है इसका 2। तो अभी के लिए इतना ही। अभी आपके 42 तक क्वेश्चन हो गए, आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी। तो अगर आपको थोड़ा सा भी फायदा पहुंचा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।